हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और 2024 का मैथ्स का पेपर यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके हमने कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आगे वाले उसके आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपने कर लिया था 11 तक। इसके आगे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 12। नोट डाउन कीजिए क्या बोला गया है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। देखिए सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि टोटल 3 डिजिट्स वाली कितनी डिजिट्स हैं, है ना। तो 3 डिजिट्स वाली कहाँ से शुरू होती हैं? 100 से, है ना। 100 तो 3 डिजिट्स होगी और कहाँ तक जाती हैं वो? 999 तक, है ना। तो इसके बीच में जितनी भी डिजिट्स आती हैं वो सब 3 डिजिट्स वाली हैं। तो कितनी 3 डिजिट्स वाली 7 से डिविजिबल हैं ये आपको बताना है। तो अगेन ये आपका एपी का क्वेश्चन आ जाता है। नोट डाउन करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर हमें चेक करने हैं। तो कितने से स्टार्ट हो रहे हैं ये? 100 से, है ना। 100 से स्टार्ट हो रहे हैं 3 डिजिट्स नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 3 डिजिट numbers divisible by 7 are क्या होंगे, ये हमें चेक करना है और बताना है। चलिए बहुत आसान है ये। अब जो 100 है ना, ये सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि इससे एक कम होता है 99 जो कि 2 डिजिट आ जाता है। तो हमें 3 डिजिट चाहिए, 100 है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसा 3 डिजिट नंबर चाहिए सबसे छोटा जो 7 से डिविजिबल है। तो 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है ना। 7 से डिविजिबल होने का मतलब है कि भाई 7 इसका एक फैक्टर हो या 7 से पूरा पूरा भाग होता हो, शेष 0 हो। तो 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 बच गया, 0 उतार लिया, 7 4 जा 28 एंड रिमाइंडर बच गया 2। रिमाइंडर 2 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ समझते हो बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 जो है ये पूरा पूरा 7 से भाग नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें से 2 बच जा रहा है। अगर ये इसमें से 2 कम होता, मतलब 98 होता, तो ये 98 7 से पूरा पूरा भाग होता। ये मतलब है इसका, समझ गए। लेकिन ये 98 तो क्या हो जाता है? 2 डिजिट नंबर हो जाता है। हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो अगर आप 98 में 7 जोड़ देंगे 105 आ जाएगा। तो 105 क्या होगा? 105 भाई सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर होगी जो कि 7 से डिविजिबल है। कितना? 105। उसके बाद 105 के बाद कौन सी 3 डिजिट नंबर होगी? 105 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 112। 112 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 119। 119 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 126 एंड सो ऑन। यहां तक चीजें समझ रहे हैं बच्चों आप? तो ये वो है क्या? 3 डिजिट नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 7। तो ये नोट डाउन कर लिया ना सबने? ये लिख लिया। इसको इरेज कर देते हैं हम और क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए ये आगे चलता रहेगा। अब कहां तक जोड़ के लिखेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें ये सारे जोड़ के लिख के काउंट करने में तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा, ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे आप क्या करेंगे भाई, ऐसे तरीका ढूंढेंगे कि भाई हम बहुत कम समय में इसको आंसर इसका बता पाए कि ये कितनी टर्म्स हैं टोटल। अब उसके लिए हमें एक लास्ट टर्म भी चाहिए होगी, है ना। तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? अब टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हैं नहीं पता हमें,
देखिए 999 ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो 999 जो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है उसको आप डिवाइड करके देख लीजिए 7 से, है ना, पता लग जाएगा आपको। 7 1 जा 7, कितना बच गया 2, 9 उतार लिया, 7 चौक 28, कितना 1 बच गया, 9 उतार लिया, है ना, कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, कितना बच गया 9 माइनस 4 5 बच गया। ये रिमाइंडर है। क्या बताया था मैंने अभी, रिमाइंडर का मतलब क्या है, 999 में से अगर 5 कम होता तो ये 7 से पूरा पूरा भाग होता, है ना। तो 999 में से 5 कम हुआ मतलब 994 होगा। तो 994 वो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है ना। तो ये एक एपी बन गई हमारी, क्या बन गई, एपी बन गई। तो आप लिख सकते हैं which is an AP, ये एक एपी। और अगर ये एक एपी है तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, है ना। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ए कितना है इसका प्रथम पद 105, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस ये डी से डिनोट करेंगे जो कि है 7, कितना है 7 है। अब फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, इसके बाद और क्या होगा, लास्ट टर्म, हमें पता है लास्ट टर्म, इसको एल से या ए एन से डिनोट करते हैं, 994 है यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब मुझे पता है कि हम लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी एन की वैल्यू तो हमें चाहिए। कैसे निकालेंगे एन की वैल्यू, हर जगह यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए कितनी है, ए एन यहाँ पे कितना है 994, ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7n माइनस 7, है कि नहीं, यही होना चाहिए। अब एक काम करेंगे, इस 7 को भी लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, तो 994 प्लस 7 माइनस 105 इज इक्वल टू 7n। तो 994 प्लस 7 कितना होगा 1001 माइनस 105 इज इक्वल टू 7n। इसमें से अगर 105 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये देखिए 1000 में से 100 माइनस किए कितना आ गया 900, है ना। फिर उसके बाद 900 में से 5 माइनस किए तो 896 आ जाना चाहिए, है ना। बाकी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम प्रॉपर माइनस कर लेते हैं, 11 माइनस 5 कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है, 9 बच गया, फिर 9 माइनस 1 8, है ना, 896, 896 इज इक्वल टू 7n। तो n कितना आ जाएगा 896/7, बताइए कितना होगा। आ गया बच्चों आंसर। तो देखिए हमसे यही तो पूछा था, क्या पूछा था, वापस से क्वेश्चन में चलते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो फाइनली आपको आंसर लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना। क्या लिखेंगे आप, इन दी एंड ये 7n है, 1 to 8 आ गया, तो 10 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7।
दैट्स इट, नोट कर। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया। तो इसके बाद अगला सवाल करेंगे हम। देखिए ये आपके चैप्टर ट्रायंगल से है और इसमें आपको एक इंटरनल चॉइस भी दी गई है ना। इंटरनल चॉइस दी हुई है, कोई भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे दोनों ही सॉल्व करके देखने वाले हैं। क्वेश्चन समझिए क्या बोला गया है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। क्या है ये? एक ट्रेपीजियम है। तो ABCD एक ट्रेपीजियम आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ट्रेपीजियम मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी ऑपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है ना। एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई। समझ गए? तो ऐसा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया गया है क्वेश्चन में। और आपको शो करना है AO बाय BO। ये AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ अगर थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके इसको करेंगे तो आई थिंक ये हो सकता है इजीली। एक बार आप कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, फिर हम साथ में करेंगे। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है ना इसको? आई होप आपने सॉल्व भी करना शुरू कर दिया होगा। चलिए इसको चेक करते हैं अब कैसे हल करना है। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे और जो दिया हुआ है उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबको विजिबल है? ये एक ट्रेपीजियम है ABCD जो कि क्वेश्चन में बताया गया है हमको। इसके बाद और क्या बोला गया है कि जो इसके डायगोनल्स हैं बच्चों, ये इसके डायगोनल्स हो गए। ये इसके जो डायगोनल्स हैं वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या प्रूव करना है ना। तो गिवन लिख ले पहले, है ना। गिवन ABCD is a trapezium where AB parallel to DC या CD, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, क्या गिवन है कि भाई ABCD इज ए ट्रेपीजियम जहाँ पे AB पैरेलल टू DC है। ये चीज समझ में आ गई। दूसरा, ये आपको प्रूव करना है AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO, है ना। तो ये भी लिख लेंगे, टू प्रूव AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO। एक बार फिर से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। ये हमें प्रूव करना है। ये हमारे पास पूरा डाटा आ गया, ये फिगर है, इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे। तो एक छोटा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम कर लेंगे तो चीजें काफी आसान होंगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ अ लाइन EO। ठीक है, एक लाइन EO ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है EO।
तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम ईओ बोल सकते हैं और ये ए बी के पैरेलल है। अगर ये ईओ ए बी के पैरेलल है तो ईओ सी डी या फिर डीसी के पैरेलल होगी, बिकॉज ए बी पैरेलल टू डीसी। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी पैरेलल टू डीसी। अगर कोई लाइन ए बी के पैरेलल होगी तो ऑटोमेटिकली वो लाइन सेगमेंट बोल लीजिए, वो ई ओ के पैरेलल हो जाएगा। मतलब अगर ए बी के पैरेलल होगी तो डीसी के पैरेलल भी वो लाइन सेगमेंट जरूर होगी। समझ के इतना सा कंस्ट्रक्शन करना था हमें। अब हम प्रूफ यहाँ पे देने वाले हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एडीसी, क्या है एडीसी या एसीडी, कोई भी ट्रायंगल आप ये ले लीजिए, और इसमें अगर हम देखें यहाँ पे कि ईओ पैरेलल है डीसी के, ईओ क्या है पैरेलल डीसी के, यहाँ पे हमने देख लिया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर ये पैरेलल है डीसी के तो एक चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से देखना, ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू ए ओ बटे ओ सी। क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, पहले मुझे ये बताइए। और लिख सकता हूं तो क्यों लिख सकता हूं? ए ई, ये हो गया ए ई बटे ई डी बराबर है ए ओ बटे ओ सी। तो देखिए, थेल्स थ्योरम कहती है, बाय थेल्स थ्योरम 6.1 में जो आपने पढ़ी थी, क्या कहती है थेल्स थ्योरम? कि भाई अगर देखिए डीसी पैरेलल है ईओ के, ठीक है, तो कोई लाइन है ना, लाइन सेगमेंट है, इसके डीसी के पैरेलल है, मिड पॉइंट पे इसको काट रही है, तो इनका जो रेशियो है सेम रेशियो में काटेगी बेसिकली इन दोनों लाइन को। किसी भी ट्रायंगल की, है ना, 3 साइड्स होती हैं, तो एक साइड के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो बाकी दो लाइंस को यानी दो साइड्स को काट रही है, तो उनको सेम रेशियो में काटेगी। ये रहा सेम रेशियो, है ना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये सेम रेशियो में काट रही है। ये कहती है हमारी थेल्स थ्योरम। याद आ रही है बच्चों? तो उसका हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया है, इसको मैंने नेम दे दिया 1। अब एक और ट्रायंगल हमें चाहिए। कौन सा ट्रायंगल चाहिए? देखिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, ये चीज हमें चाहिए है ना। तो ये चीजें कहाँ से मिलेंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। ए ओ, है ना, ए ओ ओ सी या सी ओ एक ही चीज आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर सी ओ भी लिख देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओ सी बोलो या सी ओ बोलो एक ही बात है ना, लाइन तो वही है। चलिए, इन ट्रायंगल, देखिए, एक तो ये ट्रायंगल हमने लिया है जिसमें AO एंड CO है। अगर दूसरा क्या है, AO और AO तो हो गया, CO हो गया, BO और DO कौन से ट्रायंगल में यहाँ पे आ रहा है? BO और DO। देखिए, एक तो इस ट्रायंगल में आ रहा है और एक इस ट्रायंगल में आ रहा है BO DO। तो हमारे पास जो EO है जिस ट्रायंगल में, वो ट्रायंगल यहाँ पे कंसिडर करने की कोशिश करेंगे हम। तो इन ट्रायंगल ए डी बी या फिर ए बी डी, ये ट्रायंगल लीजिए। अब इस ट्रायंगल में भी जो ईओ है वो पैरेलल होगा ए बी के। इस ट्रायंगल में ए बी के पैरेलल है ईओ। समझ में आ गया? अगेन कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, अगर ये पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू, ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू बी ओ बटे डी ओ या फिर ओ डी, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम इक्वेशन 2 लिख देंगे बाय थेल्स थ्योरम, जो कि है आपकी 6.1। ठीक है,
फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। नोट कीजिए यहाँ तक। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए यहाँ पे हम एक बोल सकते हैं चीज, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखिए ध्यान से, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू ए ई बटे ई डी, है ना। अब देखिए ए ई बटे ई डी के बराबर है ए ओ बटे सी ओ, और यहाँ पे ए ई बटे ई डी के बराबर है बी ओ बटे डी ओ। तो क्या हम इन दोनों इक्वेशन से ये लिख सकते हैं ए ओ बटे सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बटे डी ओ? क्या ए ओ बटे सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बटे डी ओ? यही लिखा है हमने, ए ओ बटे सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बटे डी ओ। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ओ बटे बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस आज हमने किए हैं इस पेपर से। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप इनको क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।